तो एक पति और पत्नी अपने अपने परिवार वालों के साथ तलाक के फाइनल डेट में कोर्ट में खड़े होते हैं। जो लड़का होता है उसका नाम रोहित होता है और जो पत्नी होती है उसका नाम सुमन होता है। जज साहब अपने कुर्सी पे बैठे होते हैं और रोहित से पूछते हैं, क्या तुम तलाक देने के लिए राजी हो? तब रोहित बोलता है कि हाँ जज साहब, मैं तलाक देने के लिए राजी हूँ। उसके बाद उसकी पत्नी सुमन से पूछते हैं कि क्या तुम इस बात से सहमत हो? तब रोहित की पत्नी जज साहब से कहती है कि जज साहब, मैं तलाक देने के लिए तो सहमत हूँ, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक विनती है, और विनती ये है कि मैं तलाक लेने से पहले अपने पति के साथ एक रात बिताना चाहता हूँ। दोस्तों, सुमन की ये बात सुन के जज साहब भड़क जाते हैं और सुमन से कहते हैं कि 4 साल से जो तुम्हारे तलाक का केस है वह कोर्ट में चल रहा है, और पिछली बार मैंने तुमको 6 महीने का समय दिया था ताकि तुम अच्छे से सोच सको, समझ सको कि तुमको तलाक देना है या नहीं देना है। और मैंने तुमको ये भी कहा था कि अपना फैसला नहीं बताओगी, तो जब तुम्हारी अगली तारीख लगेगी तो जो मैं फैसला सुनाऊंगा उस फैसलों को तुमको मानना होगा। लेकिन दोस्तों, जो जज साहब थे वो भी इंसान थे और वे पति पत्नी के भावनाओं को समझ सकते थे, इसलिए वह चाहते थे कि शायद एक दिन अगर इन दोनों को दे दिया जाए तो हो सकता है कि इनकी जिंदगी फिर से संवर जाए और दोनों एक साथ रहने लगे। यही सब सोच के जज साहब सुमन को उसके पति के साथ एक रात बिताने की इजाजत दे देते हैं, और ये भी कहते हैं कि कल सुबह कोर्ट में 10 बजे हाजिर होना, उसके बाद मैं अंतिम फैसला अपना सुनाऊंगा। लेकिन दोस्तों, इतना सब सुनने के बाद जो सुमन के घर वाले कोर्ट में आए थे वे लोग सुमन को भला बुरा कहने लगते हैं। लेकिन तभी जज साहब सुमन के परिवार वालों से कहते हैं कि मैंने आपको 4 साल का टाइम दिया था ताकि आप लोग अपनी बेटी को अच्छे से समझा सको, लेकिन आप लोगों ने कोर्ट में इसको ताना मार रहे हैं, ये गलत बात है। आप लोगों को घर पे इसको समझाना चाहिए था, और जब आप लोग घर पे नहीं समझा पाए तो यहाँ कोर्ट में समझाने का कोई मतलब नहीं है। अब जो भी फैसला होगा सुमन करेगी, उसको अपने पति के साथ रहना है या नहीं रहना है, क्योंकि सुमन को अपनी जिंदगी जीने का पूरा अधिकार है। जज साहब ये सारी बातें सुनकर जब सुमन के घर वाले को बोलते हैं तो घर वाले चुप हो जाते हैं और जज साहब की सहमति में ही अपनी सहमति जमाते हैं। उसके बाद सुमन और उसके पति कोर्ट से बाहर आ जाते हैं, और बाहर आने के बाद सुमन अपने पति रोहित से कहती है कि तुम अब मेरे साथ एक रात बिताना चाहो या ना चाहो, लेकिन कोर्ट का आदेश है तो तुम्हें मेरे साथ एक रात बिताना ही होगा। तो दोस्तों, जो रोहित था उसका पति कहता है ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसे मना नहीं करता है। और सुमन जो है वो रोहित से कहती है कि आज की रात हम लोग घर पे नहीं बिताएंगे बल्कि होटल के एक रूम में बिताएंगे। और उसके बाद सुमन कहती है कि मैं तुम्हें एक पता बता देती हूँ, तुम वहां पर आ जाना और मैं तुम्हें फोन करके बता दूंगी कि कितने बजे आना है। उसके बाद सुमन एक होटल का रूम बुक करती है, और बुक करने के बाद रोहित को फोन करती है और कहती है कि ठीक 7 बजे होटल में पहुंच जाना। और इतना बोलने के बाद फोन रख देती है, और जैसे ही शाम को 7 बजता है तो रोहित को भी सुमन से मिलने का बहुत मन हो रहा था। तो ज्यादा समय ना बिताते हुए ठीक 7 बजे के आसपास रोहित होटल पहुंच जाता है। लेकिन जब रोहित होटल के रूम के अंदर जाता है तो वह सुमन को अंदर देखता ही नहीं है। उसके अंदर सुमन थी ही नहीं, खाली कमरा पड़ा हुआ था। वहां 20 मिनट आधा घंटा बैठ के इंतजार करता है। उसके बाद सुमन आती है, लेकिन जब वह आती है तो पूरी तरीके से दुल्हन के कपड़े में सज सवर के आती है, लाल साड़ी पहन के आती है, यानी जो भी उसका दुल्हन की तरह सज सवर के आई थी। लेकिन जो रोहित था वह सुमन को देखकर कुछ भी रिएक्ट नहीं करता है, और ऐसा लग रहा था जैसे कि सुमन को देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं था। उसके बाद सुमन रोहित के करीब जाती है, बेड पे उसके साथ बैठती है और उससे पूछती है कि क्या तुम ठीक हो। रोहित उसकी बातों का जवाब नहीं देता है, और फिर थोड़े और करीब जाके सुमन उससे बातचीत करने की कोशिश करती है और उसके कान में धीरे से कहती है कि आज की रात सिर्फ तुम्हारे लिए मैं यहाँ पर आई हूँ, जो तुम्हारा मन करे कर सकते हो, मैं तुम्हें कभी भी किसी चीज के लिए मना नहीं करूंगी। दोस्तों, रोहित इस बात को सुन के नजरअंदाज कर देता है, और ऐसा लग रहा था जैसे कि रोहित उस बात को सुना ही ना हो, चुपचाप वहीं बैठा रहता है। लेकिन जो उसकी पत्नी थी सुमन, वह किसी भी तरीके से रोहित से बात करना चाहती थी। वह एक अलग ही मूड में थी, साफ भाषा में कहा जाए तो वह रोमांटिक मूड में थी। सुमन रोहित को गले से लगाने की कोशिश करती है तो उसे गले से हटा देता है,
और कहता है कि ये सब मत करो, ये सब करने के लिए मैं यहाँ नहीं आया हूँ। रोहित सुमन से कहता है कि क्या तुम इसी काम के लिए जज साहब से एक दिन का टाइम मांगी थी कि मैं तुम्हारे साथ ये सब कर सकूं? तो रोहित कहता है कि अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हारे साथ टाइम नहीं बिताना चाहता हूं, मैं अभी यहाँ से चला जाऊंगा। मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है तुम्हारे साथ संबंध बनाने का। लेकिन सुमन गुस्सा नहीं होती है बातें सुनने के बाद, और ऐसा लग रहा था जैसे कि उसका कुछ और ही प्लानिंग हो, और ही सोचकर सुमन मिलने होटल में आई हो। और वह अपने पत्नी रोहित से कहती है कि अभी हमारा तलाक नहीं हुआ है और मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, और जो मेरा मन करेगा तुम्हारे साथ कर सकती हूँ, तुम मुझे मना नहीं कर सकते हो। तभी रोहित गुस्से में आ जाता है और सुमन से कहता है कि आखिर तुम चाहती क्या हो? जो भी बात है साफ साफ बताओ, ऐसे घुमा फिरा के बताने की जरूरत नहीं है। तब सुमन रोहित से कहती है कि इन 4 सालों के दौरान तुम्हें बिल्कुल भी इच्छा नहीं हुआ अपने पत्नी से मिलने का, या तुम्हारा कभी भी ऐसी मन नहीं हुआ? दोस्तों, सुमन कुछ ऐसी बातें बोल देती है कि रोहित जो था उसको वह बातें चुभ जाती है। तब रोहित सुमन से कहता है कि शायद तुम भूल गई हो कि इन्हीं सब बातों की वजह से हमारा तलाक होने जा रहा है। रोहित कहता है कि जब भी मैं तुम्हारे साथ संबंध बनाता था तो तुम हमेशा एक ही बात कहती थी और एक ही बात का ताना देती हो कि जब भी संबंध बनाते हो तो मुझसे प्यारी प्यारी बातें करते हो, और जब संबंध बना लेते हो तो मुझे पूछते ही नहीं हो, सारा टाइम तो अपने काम में देते हो, उसके बाद कभी मुझसे प्यारी बातें नहीं करते, कभी भी खुश नहीं रखते। तो रोहित कहता है कि क्या मैं तुम्हें खुश नहीं रखता हूँ, तुमसे प्यार नहीं करता हूँ? तुम हर छोटी छोटी बात में मुझसे नाराज हो जाती थी और मैं तुम्हें मनाया करता था, और तुम कहती हो कि मैं तुम्हें प्यार ही नहीं करता हूँ। तब सुमन कहती है छोड़ो सारी बातें, पुरानी बातें जो बीत गई सो बीत गई, अब मुझे नहीं करनी है और मुझे आज की बात करनी है। सुमन अपने पति रोहित से कहती है कि इस दुनिया में 2-3% लोग ही ऐसे होंगे जो तुम्हारी तरफ होंगे, जिसके सामने खूबसूरत बीवी सज सवर के बैठी हो और उसको छूने की कोशिश भी ना करे। ऐसा भला कौन करता है? लेकिन दोस्तों, जो रोहित था वह इस मूड से बिल्कुल भी नहीं आया था, और वो साफ भाषा में सुमन से कर देता है कि मैं तुम्हारे साथ संबंध नहीं बनाना चाहता हूँ। उसके बाद रोहित सुमन से कहता है कि क्या तुम्हें याद नहीं है कि तुम मुझे क्या क्या कहा करती थी? तुम तक तो मुझे ये तक कह डालती थी कि मर्द को औरत से सिर्फ एक ही चीज चाहिए होती है, और जब वह चीज मिल जाती है तो अब वह औरत को पूछता तक नहीं है, उसे भाव तक नहीं देता है। तो फिर तुम आज खुद मेरे पास चल के क्यों आई हो और मेरे साथ संबंध क्यों बनाना चाहती हो? आखिर बात क्या है? खुलकर तुम बताती क्यों नहीं है? तब दोस्तों, रोहित उसकी पत्नी कहती है, सुमन कहती है रोहित से कि मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है तुम्हारे साथ संबंध बनाने का, ना ही मेरा मन है, और ना ही मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ संबंध बनाने के लिए आई हूँ। मैं तो एक सवाल का जवाब जानने के लिए आई ही कि जब मैं 6 महीने बाद तुमसे कोर्ट में मिली थी तो मैंने देखा था कि तुम्हारा जो फेस है वो बहुत ज्यादा डाउन हो गया है, और तुम पहले से बहुत ज्यादा कमजोर हो चुके हो, और तुम्हारी आंखें धंस चुकी है, और तुम्हारा चेहरा खराब हो चुका है, और देख के ऐसा लग रहा था जैसे तुम्हें अपने जीवन से प्यार ही नहीं है। आखिर ऐसा क्या हो गया है? तुम तो हमेशा खुश रहते थे, खुश मिजाज थे, और तुम्हारा शरीर भी बहुत अच्छा खासा था, तगड़े थे, और 6 महीने में तुम्हारी ऐसी हालत कैसे हो गई है? बस इसी बात का मैं जवाब जानना चाहती हूँ, और अगर तुम नहीं बताओगे तो मैं तुम्हें तलाक नहीं दूंगी। तब दोस्तों, रोहित अपनी पत्नी सुमन से कहता है कि तुम मुझे तलाक दो या ना दो, लेकिन 5 से 6 महीने बाद मैं हमेशा हमेशा के लिए तुम्हें छोड़कर चला जाऊंगा, ना चाहते हुए भी। सुमन कहती है समझ में नहीं आया, खुल के बताओ, और आखिर बात क्या हो? और अगर तुम मुझे थोड़ा भी प्यार करते हो या किया करते थे, या तुम्हें मुझे थोड़ी सी भी फिक्र करते हो, तो तुम मुझे बताओ तुम्हारे साथ क्या हुआ है। दोस्तों, रोहित की ये बात दोस्तों सुमन की ये बात सुनकर रोहित टूट जाता है और उनके आंखों से आंसू आने लगता है। तब रोहित सुमन से कहता है कि जब हम पिछली बार कोर्ट में मिले थे तो 2-3 दिन बाद मेरे पेट में अचानक बहुत ज्यादा दर्द होने लगा था, और जब मैं हॉस्पिटल जाकर अपना चेकअप करवाया तो मुझे पता चला कि मुझे ब्लड कैंसर है, और मैं शायद 6-7 महीने से ज्यादा जी भी नहीं पाऊंगा। अगर मेरे पास मेरे बच्चे होते, मेरी बीवी होती, तो शायद मेरी जिंदगी का कोई मकसद होता, लेकिन अब तो मेरी जिंदगी का कोई मकसद ही नहीं है और ना ही मेरे जीने का कोई मतलब है। इसीलिए मैं जिंदगी की उम्मीद छोड़ चुका हूँ, और अब मुझे जीने का मन भी नहीं करता, इसीलिए मेरा शरीर ऐसा हो गया है।
और मैं अपने आप पे 1% भी ध्यान नहीं देता हूँ। दोस्तों, जब ये बात सुमन को पता चलती है कि रोहित को ब्लड कैंसर है, तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और सुमन की आंखों से आंसू आने लगते हैं और वह लगातार रोहित की तरफ देखती ही रह जाती है। और रोहित सोचने लगती है कि मैं अपने पति के लिए लंबी उम्र की हफ्ते में एक बार व्रत रखती थी, और आखिर आज मेरा पति अकेला पड़ गया है और अपनी मौत से जूझ रहा है। दोस्तों, सुमन बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है सारी बातें सोचकर और खुद को कोसने लगती है कि मैं अपने पति के साथ ऐसा कैसे कर सकती हूँ। जरा सा सुमन को अब अंदर ही अंदर घुटन महसूस होने लगा था और लगा था कि रोहित को अब छोड़ के जाना ही नहीं चाहती हो। उसके बाद तुरंत रोहित के करीब जाती है और उसे गले लिपट के जोर जोर से रोने लगती है। लेकिन दोस्तों, रोहित उसको गले नहीं लगाता है, चुपचाप बैठा रहता है, उसे छूने की भी कोशिश नहीं करता है, क्योंकि रोहित ने सोच रखा था कि अब 5-6 महीने बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी, तो अब बीवी के साथ रहने में भलाई नहीं है, क्योंकि अगर वह मर जाएगा तो उसकी बीवी अकेली पड़ जाएगी और उसका देखभाल करने वाला भी कोई नहीं होगा। और यही सब सोच के वो अपनी पत्नी से तलाक लेना चाहता था और उस पर कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं उठाना चाहता था। उसके बाद दोस्तों, रोहित अपनी पत्नी सुमन से कहता है कि अब तो तुम्हें पता चल गया ना मैं इतना ज्यादा क्यों परेशान हो गया हूँ, मेरी इतनी तबीयत खराब क्यों है और मैं इतना दुबला पतला क्यों हो गया, मैंने सारी बातें बता दी, अब क्या मैं यहाँ से जा सकता हूँ। तब वो सुमन कहती है कि नहीं, अभी नहीं, तुम सुबह के 6 बजे तक मेरे साथ रहोगे और ये मेरा नहीं, जज साहब का ऑर्डर है। उसके बाद हम लोग 10 बजे कोर्ट में फिर से जाएंगे अपना बयान देने। दोस्तों, रोहित फिर सुमन फिर से रोहित से कहती है कि तुम्हारे पास एक मौका और है और तुम चाहो तो मेरे साथ कर सकते हो, मैं कुछ नहीं बोलूंगी। यानी साफ भाषा में कहा जाए तो फिजिकली होने की कह रही थी। लेकिन दोस्तों, जो रोहित था उसका मूड बहुत ज्यादा खराब था और वह साफ मना कर देता है कि नहीं, मैं तुम्हारे साथ ये सब करने के लिए यहाँ पर नहीं आया था। उसके बाद दोनों ही बेड पर लेट कर सो जाते हैं और अपने अपने अतीत की सारी बातें याद करने लगते हैं, जो दोनों एक दूसरे के साथ समय बिताए थे, जो अच्छे मोमेंट होते हैं, जो एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा किए थे, वो छोटी छोटी बातें सोचकर अब बातचीत करने लगते हैं। और जब पुरानी बातें याद करते हैं, तभी उन लोगों के बीच में बहुत ज्यादा लड़ाई हो जाती है और लड़ाई होने के दौरान दोनों बेड पे अलग अलग साइड सो जाते हैं। लेकिन दोस्तों, दोनों को ही नींद नहीं आ रही थी और दोनों के ही मन में काफी ज्यादा बातें चल रही थी और दोनों एक दूसरे की बातें सोच रहे थे लेकिन बात कर नहीं रहे थे। देखते देखते दोस्तों, सुबह के 6 बज जाते हैं और सुबह के 6 बजने के बाद सुमन रोहित से कहती है कि अब यहाँ से चलने का टाइम हो गया है और आज के बाद मैं दोबारा कभी तुमको नहीं मिल पाऊंगी और आज दोनों हम लोग हमेशा हमेशा के लिए अलग हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों, सुमन रोहित से कहती है कि अभी भी हमारे पास टाइम है और अगर तुम चाहो तो मैं 1 घंटा तुम्हें और दे सकती हूँ और अगर तुम कुछ कहना चाहते हो तो कह सकते हो। लेकिन दोस्तों, रोहित इस बार भी उसे मना कर देता है और कहता है कि मुझे कुछ नहीं कहना और मुझे कुछ बात नहीं करना। तब सुमन रोहित से कहती है कि ठीक है, अब हम लोग दोनों 10 बजे कोर्ट में मिलेंगे और हमारी जिंदगी का फैसला हो जाएगा और हम दोनों के रास्ते अलग अलग हो जाएंगे। उसके बाद दोस्तों, दोनों होटल से निकलने के बाद अपने अपने घर चले जाते हैं और ठीक 10 बजे रोहित और सुमन अपने अपने परिवार वालों के साथ कोर्ट में जज साहब के सामने खड़े होते हैं। दोस्तों, जो जज साहब थे उनको ऐसा लग रहा था कि शायद ये दोनों एक दूसरे के साथ एक रात बिता के आए हैं, तो हो सकता है कि तलाक का मामला कैंसिल हो जाए और दोनों का मन बदल जाए और तलाक ना ले। इन दोनों को एक मौका मिल जाएगा और दोनों एक साथ जिंदगी भर रहेंगे तो अच्छा लगेगा। जज साहब भी यही चाहते थे और यही सब सोचते सोचते वो रोहित से पूछते हैं कि क्या तुम अभी भी तलाक देना चाहते हो। तब रोहित कहता है कि हाँ, मैं तलाक देना चाहता हूँ। और जब ये जज साहब बात सुनते हैं, थोड़े हैरान हो जाते हैं और सोचते हैं कि शायद सुमन भी यही कहेगी कि हाँ, मुझे तलाक लेना है। लेकिन फिर भी जज साहब का ये नियम था कि दोनों से पूछना ही पड़ेगा। तब जज साहब सुमन से पूछते हैं कि क्या आप बताओ सुमन जी, आप अपने पति रोहित से तलाक लेना चाहती हैं। दोस्तों, सुमन जो थी वह जज साहब से कहती है कि जब दुख की घड़ी आई है तो मैं इनका साथ कैसे छोड़ सकती हूँ और इनको मैं अकेला कभी छोड़ना ही नहीं चाहती हूँ। और सुमन जज साहब से यही कहती है कि जब हमारी नई नई शादी हुई थी तब मैं इनके लिए व्रत रखा करती थी और इनके जीवन की लंबी उम्र की कामना करती थी ताकि मेरे पति का जीवन लंबा चले। और आज जब इनके ऊपर संकट आई है तो इन्हें इन्हें अकेले कैसे छोड़ सकती हूँ। इसलिए जज साहब, मैं आपसे विनती करती हूँ कि कुछ भी हो जाए लेकिन मैं इनको तलाक नहीं दूंगी और मैं इन्हीं के साथ रहना चाहती हूँ।
तब जज साहब जो थे वह सुमन से पूछते हैं कि आखिर ऐसी क्या बात है और कौन सी बीमारी है जो तुम अपना इतना बड़ा फैसला बदलना चाहती हो। तब सुमन जो है जज साहब से कहती है कि इन 2 दिनों में मैंने कुछ ऐसा देखा है जो शायद अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देख पाई थी। और वह कहती है कि मेरे पति को ब्लड कैंसर है और इस दुख की घड़ी में मैं अपने पति का साथ देना चाहती हूँ। और जब ये बात कोर्ट में जज साहब को पता चलती है और लड़की के घर वालों को पता चलती है कि उसको ब्लड कैंसर है, तो लड़की के घर वाले सुमन को भड़ा बुला करने लगते हैं और उसके ऊपर भड़क जाते हैं। और वे लोग कहते हैं कि जब तुमको पता है कि उसको ब्लड कैंसर हो गया है और 5-6 महीने में उसकी मौत हो जाएगी और वह जीवित ही नहीं रह पाएगा, तो तुम उसके साथ रहने के लिए क्यों परेशान हो। यहाँ तक कि सुमन के घर वाले कोर्ट में सुमन से ये भी कहते हैं कि हम लोग तुम्हारी शादी कहीं और करवा देंगे और उसके साथ रहोगी तो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, तुम मुझसे शादी मत करो, हम लोग तुम्हारी शादी कहीं और करा देंगे। लेकिन दोस्तों सुमन अपने माता पिता को मना कर देती है और कहती है कि रोहित के साथ रहना चाहती हूँ और आज अगर रोहित के साथ घर नहीं गई तो जिंदगी में कभी भी मैं अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगी और हमेशा जिंदगी भर खुद को कोसती रह जाऊंगी। और वह अपने मम्मी पापा से कहती है कि आप लोग मुझे छोड़ दीजिए, अब मैं अपनी जिंदगी बिता लूंगी। दोस्तों ये सारी बातें रोहित सुन रहा था और सुनने के बाद उसके आंखों से आंसू आ गए थे और देखते ही देखते वह कोर्ट के फर्श पे बैठकर जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर रोने लगता है। दरअसल रोहित जो था वो पूरी तरह से टूट चुका था क्योंकि अंदर ही अंदर वह खुद को घुटन महसूस कर पा रहा था। तभी सुमन जो थी वह रोहित को उठाती है और उसे गले लगाकर कहती है कि रोने का कोई मतलब नहीं है, अब तुम रोना बंद करो और तुम्हारी जिंदगी का मकसद मिल चुका है और मैं तुम्हारे साथ रहूंगी और तुम अब बिल्कुल भी मत रोना, रोने की कोई जरूरत नहीं है। दोस्तों ये सब देखने के बाद जज साहब बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं क्योंकि जज साहब यही सोच के कोर्ट में आए थे कि आज मैं फैसले में ये सुनाऊंगा कि दोनों एक दूसरे के साथ रहेंगे, तलाक नहीं होगा। और फाइनली भगवान की भी यही मर्जी थी और 4 सालों बाद आज कोर्ट ने जब फैसला सुनाया गया तो फैसला वो नहीं हुआ जो लोग चाहते थे, फैसला ठीक उसके अपोजिट हुआ और फैसला तलाक का नहीं हुआ और फैसला ये हुआ कि दोनों एक साथ रहेंगे। इस बात से जज साहब बहुत खुश थे और इसी की उम्मीद थी दोस्तों। तो दोस्तों सुमन और रोहित फिर से पहले जैसा एक साथ रहने लगे और सुमन अपने पति रोहित के साथ घर चली जाती है और अपने पति का देखभाल करने लगती है। तो दोस्तों ये कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा और आप ये कहानी कहाँ से सुन रहे हैं आप जरूर बताइएगा, मैं आपको रिप्लाई कमेंट जरूर दूंगा और मिलेंगे अपने नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।